बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। जी, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ फीचर्स और उसके साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग बाय अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू और फ्रो अबाउट अ पॉइंट। यानी एक बॉडी अगर एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे हरकत करे तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन। ठीक है। अनदर टर्म ऑफ द वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन, यानी एक और टर्म है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बेसिकली ये कह सकते हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम के साथ भी रिलेट करता है। A special kind of vibratory and oscillatory motion is called simple harmonic motion। यानी वाइब्रेशन हो लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के साथ अगर उसको और डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन के साथ देखा जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इन द विच इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर, यानी जो हम चैप्टर स्टार्ट किया है ये 10th क्लास का जो फिज़िक्स है उसमें पहला चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर नंबर 10 के मार्क हुआ हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पहला चैप्टर जो है इसके बारे में है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या और वेव्स क्या है। We will be introduce the different types of waves and will demonstrate their properties with the help of ripple tank। अब जैसे कि आजकल हमारे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और उसकी वजह से हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड जो हमारा पेपर लेता है उसमें उन्होंने स्मार्ट सिलेबस दिया है, तो उसमें ये रिपल टैंक वाला जो टॉपिक है वो छुड़वा दिया गया हुआ है, इसको स्किप कर दिया गया हुआ। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका जो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, the motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface, the motion of a ball and placed in bowl, and the motion of bob attached to a string and are the example of simple harmonic motion। यानी यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया है कौन सी तीन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। उसमें है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग और उसके साथ है आपका बॉल एंड बाउल का जो सिस्टम है, और उसके बाद मैस जो बॉब अटैच किया गया है स्ट्रिंग के साथ जिसे हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। जी, अब हम पढ़ेंगे इसमें मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। One of the simplest type of oscillatory motion is that of the horizontal mass spring system। यानी हमारी सबसे easiest जो एग्जाम्पल है या मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सी है कि मैस अटैच किया जाए और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, वो वर्टिकल सरफेस पे ना हो, हैंग ना किया हो। If the spring is stretched or compressed through a small distance x from its mean position, it exerts a force F on the mass। यानी पहले आपकी बॉडी ये रेस्ट कंडीशन में है, फिर हम उसको या तो कंप्रेस करें यानी दबा दें, या फिर हम उसको एक्सर्ट करें यानी उसको जो हम लोग स्ट्रेच करें। हमने यहाँ पर जो कंडीशन ली है वो स्ट्रेच की ली है, तो हमने उस बॉडी को स्ट्रेच किया। पहले रेस्ट पोजीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ज़ीरो, और उसकी फोर्स भी क्या है, ज़ीरो। जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर उसको स्ट्रेच किया तो वो एक पोजीशन पे चला गया और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स एंड द स्प्रिंग। जैसे हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था स्ट्रेस यानी इसका जो रेशो है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन जो आप बोलते हैं, इनकी रेशो के इक्वल होता है कांस्टेंट एक। तो यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है स्ट्रेस, इसको एज अ फोर्स लिया गया है
और जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसको x यानी जो डिस्टेंस हमने कवर किया है यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको हमने x की फॉर्म में लिया, ठीक है। तो अगर इसको कांस्टेंट के इक्वल रख दिया जाए k, तो इसका मतलब है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where x is the displacement of the mass from its mean position and k is the constant called the spring constant defined as k is equal to minus f और x, जैसे हम लोगों ने इसमें किया। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ k इज मेजर्ड ऑफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ k एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव द स्मॉल वैल्यू ऑफ k। स्टिफनेस का मीनिंग है उसकी सख्ती, यानी उसकी हार्डनेस पे है। तो जिसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी के की वैल्यू उसमें ज़्यादा होगी, और जिस स्प्रिंग में हार्डनेस कम होगी के की वैल्यू उसमें कम होगी। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम फोर्स लेते हैं एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और उसको जब हम इधर एफ की जगह पर फिल कर दें तो हमारे पास बन जाता है ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। अब के क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है और मैस भी हमने ये 9th में ही पढ़ा है कि वेट और मैस का जब कंपैरिजन हम करते हैं उसमें हम लोगों ने यानी ये पढ़ा था कि मैस जो है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और उसकी वजह भी क्या होती है कि मतलब वो उसकी वैल्यू विदाउट एनी फैक्टर को चेंज नहीं होती। तो इस वजह से ये सारे का सारा आपकी पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट में चली जाती है सिवाय माइनस के। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कांस्टेंट और इक्वल मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को। तो यहाँ पर हमारा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइनस एक्स। इट मीन्स डैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। Hence, the horizontal motion of the spring mass system is an example of simple harmonic motion। यानी आपकी ये कंडीशन और आपकी ये कंडीशन, या आपकी जो आप यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन हमने निकाली है, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है किस चीज़ को, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक एक्सेलरेशन जो है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, एंड सेकेंडली उसके माइनस ये इंडिकेट करता है कि हमारी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस की है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 10.1 means the force exerted by the spring always directed opposite to the displacement of the mass। यानी माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके डायग्राम में यहाँ पर जो एरो बनाए गए हैं, एक्स की डायरेक्शन इधर को है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को है। असल में हम फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच तो करते हैं, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद एक खुद फोर्स अप्लाई होती है जो कि उसको रिस्टोर करने के लिए कि आप अपनी पोजीशन पर वापस जाएं, उसकी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स होती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ का डिस्कस किया गया है। बिकॉज द स्प्रिंग force always acts towards the mean position, it is sometimes called restoring force। यानी वो उसको क्या कह रही है कि आप अपने पुरानी जो आपकी मीन पोजीशन है आप उसके ऊपर वापस जाएं। A restoring force always push and pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। यानी पुश भी कर सकती है और पुल भी। क्यों पुश किस कंडीशन में करेगी, जिस कंडीशन में आपने उसको स्ट्रेच की है, और अगर पुल्स कब करेगी, जब आप चीज़ को कंप्रेस करेंगे। तो उस इन दोनों कंडीशंस में क्या है कि पुश और पुल जो कि मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए, उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है। इनिशियली द mass of m is at rest, the position O at in mean position O, and the resultant force on the mass is 0। यानी जब इनिशियल पोजीशन है ये हमारी, ये रेस्ट पोजीशन है हमारी, और उसके बाद यहाँ पर हमारी फोर्स भी क्या है 0 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 0 जी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहा है
Suppose the mass is pulled through the distance x up to the extreme position A, then released. यानी फिर हमने सपोज क्या किया, यानी पहली कंडीशन में वो रेस्ट है, फिर हमने सपोज किया कि हमने उसको स्ट्रेच किया है, फोर्स लगाई उस पर और उसको खींच कर इधर ले आए। यहाँ लाकर हमने जब रखा तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और ये अब जो फिर क्या होगा कि वो वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगी। उसको रिलीज किया। द रिस्टोरिंग फोर्स exerted on the spring on the mass will pull it towards the mean position. Due to the restoring force, the mass move back towards the mean position O. The magnitude of restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes zero at O. यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ये देखें, कंडीशन देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी अगर डिस्टेंस आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाए, यानी जब आप मीन पोजीशन की तरफ जाना शुरू होंगे तो इसका मतलब है आपका डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू है, तो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट O। क्योंकि जब O पर जाते हैं तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिस्टेंस हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगी जी। उसके बाद उसने कहा है however the mass gains speed, it move towards the mean position and its speeds become maximum at O। यानी जैसे जैसे आपकी O के ऊपर जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप उसके मीन पोजीशन पे पहुँचे, वहाँ मैस ने क्या किया कि स्पीड गेन कर ली। स्पीड गेन करने से क्या हुआ कि O पर उसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई है, मैक्सिमम। ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन O बट continues its motion and reaches to the extreme position B। अब यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने एक दफ़ा स्ट्रेच किया, जब छोड़ दिया तो यहाँ तक आ गया। अब हम इसका दूसरा स्टेप डिस्कस करेंगे कि ड्यू टू इनर्शिया बॉडी यहाँ पर स्टे नहीं करती, वो उतना ही डिस्टेंस उसके बैकवर्ड भी कवर करेगी, मतलब दूसरी तरफ बी पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें, as the mass moves from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting it towards the mean position steadily increases thus in strength। यानी आपकी बॉडी आपने स्ट्रेच की A पर, O पर गई मीन पोजीशन पर, और फिर एक और एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑपोजिट साइड पे गई, और जब दोबारा वो वापस आएगी तो अप्रोक्स उसकी स्ट्रेंथ दोबारा से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे O पर जाएगी B पर, ये B पर O से B पर जाएगी, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये वही फिनोमिना है जो 9th में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वापस आती है, तो हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या कहते हैं कि ज़ीरो है, और स्टार्टिंग टाइम पर भी हम क्या कहते हैं कि ज़ीरो है, और ये सेंटर में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। इसी तरह यहाँ पर मैस का भी काम है, मतलब मैस अपने मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पर, दोबारा गया एक्सट्रीम पर, और उसने फिर दोबारा यहाँ कवर किया। इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो दोनों साइड्स पे। लेकिन यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ की मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया यहाँ बॉडी स्टे नहीं करती, ऑब्जेक्ट आपका स्टे नहीं करता, यानी मैस आपका स्टे नहीं करता, वो फौरी तौर पर मूव ऑन कर जाता है जी। उसके बाद आता है द मैस फाइनली बिकम्स ब्रीफली एट रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। यानी बहुत थोड़े वक्त के लिए जो मैस है, जैसे हमने अभी बात की कि आपकी अब जब
बॉल को अपवर्ड आप मूव करवाते थे तो पीक पर जाकर फॉर अ वाइल ये वेलोसिटी का रेस्ट पोजीशन पे चली जाती थी और वेलोसिटी क्या हो जाती थी, ज़ीरो। इसी तरह जो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है या मैस जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों साइड्स में से बैक एंड फोर्थ, यानी जिस भी साइड पर वो है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी बी पोजीशन ए पोजीशन पे था तो तब भी वो ओ पर वापस आने की कोशिश कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और जब वो बी पोजीशन पे था तब भी वो वापस आने की कोशिश करेगा ए पोजीशन पे, और जब उसकी रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी तो वो मूवमेंट करने के बाद फिर दोबारा किस कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट में। This process repeated and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position. Such motion of mass attached to a spring on the horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. यानी ये प्रोसेस उस वक्त मुसलसल होता रहेगा, और जब ये मुसलसल प्रोसेस होगा तो इस ऑसिलेशन को या ऑसिलेशन के इस रिपीटेड ऑसिलेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास m attached to a spring is known by the given by the following इक्वेशन। यानी आप टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना चाहें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक वाइब्रेशन, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। और एक वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए मैस अटैच टू अ स्प्रिंग को, तो उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन और फिर मीन पे, यानी पूरा एक सर्कल करना कंप्लीट ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं दरमियान में, यानी वेलोसिटी के बारे में बताया गया, फोर्स के बारे में बताया गया। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाई गई है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर आप रफली मैंने ड्रॉ किया। अगर आप देखें थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस किया था। ये हमारी मीन पोजीशन है, और ये है ओ। हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, इस टाइम पे हमारे पास फोर्स जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो, और डिस्टेंस भी हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो है ज़ीरो। ये उस कंडीशन में है जब अभी हमारी बॉडी किस चीज़ में है, यानी रेस्ट में है, जब अभी हमने सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, ठीक है। और जब हमने उसको स्ट्रेच किया यानी खींच के इधर तक लेके आए, और मैंने यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ ये मीन पोजीशन के साथ स्प्रिंग अटैच किया है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ ड्रॉ किया। वैसे अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग यानी ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ये आपका पॉइंट हो गया ए, यानी ये आपकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक हो गया। अब यहाँ से बॉडी वापस गई मीन पोजीशन की तरफ, और फिर मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर ड्यू टू इनर्शिया। तो बी आपकी एक और एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें हमने जो टॉपिक में यहाँ पढ़ी थी, इधर टॉपिक पे यहाँ पे मैं उन्हीं को रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारी बॉडी यहाँ पर मैस जो है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचा तो हमारे डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी इस तरफ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। उससे हमें ये पता चला कि एक्स जो है एफ
और एक्स, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, लेकिन इन दोनों में से इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जैसे जैसे बॉडी का डिस्टेंस यानी मीन पोजीशन से डिस्टेंस कम होता चला जाता है, फोर्स भी कम होती चली जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें क्या हैं, ज़ीरो। इसका मतलब है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। फिर एक चीज़ हमने पढ़ी कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जब मोशन स्टार्ट होगी, रेस्ट की बात नहीं हो रही, रेस्ट कंडीशन में हम सिर्फ उस वक्त हमने कोई ना फोर्स अप्लाई की, ना कोई डिस्टेंस कवर किया, ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन जब स्ट्रेच कर दिया उसके बाद हमने छोड़ा, उसमें फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो उसने मोशन स्टार्ट कर दी। अब हम इसको कंसीडर करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने टॉपिक में भी बताया कि हम इसको कंसीडर करेंगे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाती है और वापस नीचे की तरफ आती है। तो अब बॉडी यहाँ पर जब पहुँची तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, और फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, मैक्सिमम। और अगर वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, ज़ीरो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, मैक्सिमम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी से हमने ये चीज़, और जहाँ आपका चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर एक्स, यहाँ से देखें चेंज इन वेलोसिटी इतना ज़्यादा है कि ये ज़ीरो होगी, तो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम। उसकी वजह क्या है, हमने जैसे ये अगर हमने पढ़ा रिलेशन यहाँ पर, ये देखें ये वाला, तो हमने ये भी रिलेशन पढ़ा है कि डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स यहाँ पर इस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक हो गया। और यही डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की गई है और इसके ऊपर ये पॉइंट्स राइट किए गए हुए हैं। ओके हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हालांकि साइड ब्लॉक्स आपके इस दफ़ा जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया है वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सट्रीम पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, जब एक्स एक्सट्रीम पोजीशन से 1/4 हो उस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, यानी जिस टाइम पे आप यहाँ से जब मूव करना शुरू करें तो इस पूरे डिस्टेंस के 4 पार्ट किए हों, तो जो एक पार्ट आपने जहाँ कवर किया है इस पॉइंट तक, रैंडमली मैं बता रही हूँ कि ये 4 अगर इक्वल पार्ट्स करें इतने डिस्टेंस के, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम इक्वल होगी एक दूसरे के। क्योंकि जहाँ आप देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और अगर मीन पोजीशन पे देखें तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। ये आपका पूरे टॉपिक है। और मैं अब आपको दोबारा बता दूं कि जब आपने मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग या कोई भी आपने बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रूफ करनी होती है तो हम ये दो चीज़ें प्रूव करते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो रिपीटेड प्रोसेस है किसका, ऑसिलेशन का, और उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग के लिए हमारे पास जो फार्मूला दिए गया वो ये है।
इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।